Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। कितना अच्छा टॉपिक है, देखिए, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है, संविधान हमें क्यों अच्छा लगता है, क्या ज़रूरी है। देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको एक हमारे जो एग्जाम्पल तो हमारा साउथ अफ्रीका, उसको लेकर समझाया है कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने सबसे पहले किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। आइए एक एग्जाम लेते हैं साउथ अफ्रीका का। देखिए, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू द अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू वी कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीका जो है एक सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे ये बताता है कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है और संविधान क्या करता है। द oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as the equal, क्योंकि इस प्रकार के जो लोकतंत्र जो देश है ना, उसमें साथ साथ और समानता से रहने के लिए उसमें बताया। तो इसमें ये भी कह सकते हैं हम, इस बात के हम दक्षिण में उदाहरण तो समझ लेते हैं, और नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बनाते हैं। ये तो दमन करने वाले, ऑपरेशर एंड द ऑपरेसिव, कि दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही क्या है, दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। और दोनों के लिए क्या है, एक दूसरे पर भरोसा करना भी जरूरी है ना, कि डेमोक्रेसी टुगेदर एज द इक्वल, इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना ना, दोनों के लिए एक दूसरे भरोसा करना भी आसान नहीं था। दे हैड देयर फियर्स, और आपस में भय थे, उनको भय था आपस में कि कभी ऐसा नहीं हो जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। दे वांटेड टू द सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट है, इसलिए वे दोनों सुरक्षित रहना चाहते थे। कौन? ऑपरेसर और ऑपरेसिव, अर्थात दमन करने वाला और दमन सहने वाला। दे ब्लैक मेजॉरिटी बी की to ensure that the democratic principles of the majority rules was not the compromise. They wanted the substantial social and the economic right. The white minority was the key to protest is the privilege and the property. इसे कहा कि इसके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक ऐसे इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक, यानी बहुत ऐसे थे या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, नहीं था। अब उसको कैसे पता था? आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी, दोनों एग्री टू ए कम्प्रोमाइज, दोनों यानी कि सहमत हुए। कैसे सहमत हुए? एक समझौता करते हैं। ये कौन? कि जो शासक और जो शासित जो वर्ग है, दोनों ने यानी कि अपने आप को क्या किया, एक तरह से समझौता करते हैं। द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ द माइनॉरिटी, जो वाइट जो पर्सन थे, ऐसे जो लोग थे, वे सहमत होंगे किसे? मेजोरिटी रूल एंड द वन पर्सन वन वोट, के मेजोरिटी जो रूल है बहुसंख्या के आधार पर चुनना और एक व्यक्ति का एक वोट है, इसके ऊपर सहमत हो गई। दे आल्सो एग्री टू एक्सपेक्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर, और इस बात पे भी सहमत हुए कि जो साउथ अफ्रीका में जो लोग पुअर है, गरीब है, और जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए भी कुछ बेसिक यानी कि राइट्स होने चाहिए। द ब्लैक एग्रीड दैट द मेजोरिटी रूल्स वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और कि जो मेजोरिटी जो लोग थे, जो ब्लैक पर्सन और वाइट पर्सन थे, उन्होंने इस बात को समर्थन कर दिया। अर्थात मेजोरिटी रूल को और वन पर्सन वन वोट को और पुअर लोगों को, पुअर और वर्कर लोगों को कुछ बेसिक राइट्स देने के लिए सहमत हो गई। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टू टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, और ब्लैक पर्सन ने भी, ऐसे लोगों ने भी ये आश्वासन दिया कि हम जो व्हाइट पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं करेंगे। अर्थात एक दूसरे ने सहयोग किया। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी, कह रहा है ये कॉम्प्रोमाइज कोई इतना सरल नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी द
इम्प्लीमेशन, तो देखते हैं कि इसको कैसे लागू किया गया। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, ये बात ठीक है कि वे एक दूसरे में विश्वास करते थे कि व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट टू बी ब्रोकन इन फ्यूचर, कि इसकी क्या गारंटी रहेगी कि ये जो एग्रीमेंट किया है, ये समझौता किया है कि ये भविष्य में नहीं टूटेगा। सॉरी, कि ये भविष्य में एक लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए हमें लगता है कि जब इसकी कोई गारंटी नहीं थी तो इसलिए इसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, संविधान की मांग की। देखें, द ओनली वे टू द वर्ल्ड एंड द मैन ट्रस्ट इन द ईच ऑफ द सिचुएशन इज द राइट डाउन some rules of the game that the everyone would the abide by. This rule lay down. Now the rulers are to be chosen in future. These rules also the determine what the elected government are the empowered to and what they cannot do. Finally these rules decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africa did. They agreed on some basis rule. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set a basic rules is called a constitution. देखिए कितनी अच्छी बात है इसमें। कह रहा कि द ओनली वे टू द बुल्ट एंड ए मेंटेन ट्रस्ट। अब है देखिए, ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए एक ही तरीका था। क्या तरीका था? कि जो बातें तय हुए उन्हें लिखित पढ़त में लिया जाए। इससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहेगी कि भविष्य में से शासक चुनाव कैसे होगा, क्योंकि भविष्य में कैसे तो चुनाव होगा, इसके बारे में नियम तय न होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, और यह भी और क्या हुआ, और यह भी लिखित रूप में मौजूद होता। इन्हें लिखित नियमों के नागरिकों का अधिकार भी होते, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। यानी कि मनमाने ढंग से इसको नहीं बदलना चाहिए, तभी होगा। दक्षिण अमेरिका में इन चीज़ों का इंतजाम किया। अब जो ऐसा काम किया है, ये नहीं कभी कोई आया और चेंज कर दी। तो दक्षिण अमेरिका के लोगों ने इन चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी यानी जो बेसिक जो रूल रेगुलेशन है ना, उसके ऊपर क्या भी सहमत हुए, और इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी नियमों की उपेक्षा यानी कि नहीं करेगा। और इस बुनियादी नियमों को लिखित रूप में ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित रूप में इन बुनियादी बातों को क्या है? हम संविधान कहते हैं। कहने का सीधा अर्थ है कि ब्लैक और वाइट पर्सन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया, उनको ऊपर एक कंप्रोमाइजर हो गया, लेकिन अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि फ्यूचर के अंदर ये बात सभी जो आज हम कह रहे हैं वे मान होगी? तो इसको लिखित में भी तो कुछ प्रावधान हो। पता नहीं आगे चल के ब्लैक पर्सन अपने कंप्रोमाइजर से हट जाए या वाइट पर्सन हट जाए। तो इन सब कथनों को, एक स्टेटमेंटों को सबको लिखना, एक ऐसी पुस्तक में लिखना जिसको सब लोगों को मानने होगा, ताकि ये जो हमारा कंप्रोमाइज है ये कभी नहीं टूटे। तो उसी को क्या बताया, क्या है? एक डॉक्यूमेंट बताया। इसलिए कह रहा है कि दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस बुनियादी नियमों के लिखित रूप को ही संविधान कहते हैं, जो बुनियादी रूप इसने बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज diverse group of the people. Their relationship may not have been as bad as that between the white and the black in South Africa, but all over the world people have the difference of the opinion and the interest, the whether when they are the democratic or not. The most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have in the constitution. It could be a
club in your area, a cooperative society or political party, they all need a constitution. अब इसे बताया कि संविधान की रचना में बताया कि संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं, खास नहीं थी। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। सभा के उन रिश्तों की दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों को फर्क रहता है। और जो हमारी जो डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था है, हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह सिर्फ सरकार पर ही लागू होती है। कितने से बताया? 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कह रहा है कि 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज ए सेट ऑफ द रिटन रूल। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा जो संविधान है ना, यह जो हमारा संविधान है उसके जो लिखित जो सेट है, 10 the constitution of the country is a set of written rules that are the expected by the people living together in a country. एक देश में जो लोग साथ साथ रहते हैं उनके द्वारा जो दस्तावेजों का जो रूल रेगुलेशन जो लिखित है वही संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। इस संविधान क्या है? सुप्रीम है, सर्वोच्च है। द डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। जो एक ही देश में 7 लोग रह रहे हैं उनमें आपस में क्या है? अच्छे संबंध बनाना। एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और लास्ट में एक आगे भी गवर्नमेंट के साथ में, सरकार के साथ में भी अपने अच्छे के संबंध बनाए। एंड गवर्नमेंट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मे थिंग, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। तो एक संविधान के अंदर कौन कौन से काम आते हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए इसने बताया कि संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता था उस देश में जो संविधान है, उस देश के अंदर कितनी डाइवर्सिटी तो उसको मानना जरूरी है, मानना होगा। अब देखिए कुछ थिंग्स हैं जो संविधान के कुछ काम करने के लिए बताया है। नंबर 1, फर्स्ट इज जनरेटेड द डिग्री ऑफ टास्क एंड the coordination that is necessary for different kind of people to live together. फर्स्ट है, ये कहता है कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित हो, यानी एक दूसरे में भरोसा होना चाहिए और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सेकंड कहता है इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी द कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव पावर टू टेक विच द डिसीजन। दूसरा स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का उसको राइट होगा, अधिकार होगा। थर्ड कह रहा है इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर एंड। थर्ड कह रहा है कि सरकार के अधिकार की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और क्या कह रहा है? फॉर It expresses the aspiration of the people about the creating a good society. और फोर्थ कह रहा है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना होता है। तो ये बता रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। All countries that have the constitution are not the necessary democratic, but all countries that are the democratic will have the constitution. After the War of the Independence against the Great Britain, the Americans gave themselves as a constitution after the Revolution. The French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a participant in all democratic to have a written constitution. देखिए इस लास्ट वाले पैराग्राफ कितना से बताएगा कि all countries that have constitution are not necessary democratic. जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है। कि जिन देशों में संविधान है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जिन देश में संविधान है वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। लेकिन क्या कह रहा है? बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जरूर है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है
वहां संविधान का होना जरूरी है। अर्थात जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां संविधान का होना जरूरी है, और जहां संविधान है वहां ये जरूरी नहीं है कि वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। कैसे? जैसे इसने एग्जाम्पल दिया कि आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। क्या हो? एक लिखित संविधान होना चाहिए। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए कि संविधान में रहने वाला जो हमारा शासक और शासित वर्ग है उसके लिए भी जरूरी है, और हमारे कुछ जो बेसिक जो हमारे कुछ राइट्स हैं, जो ड्यूटीज है, उसका फॉलो करने के लिए संविधान होना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू।